आ गई और शुरुआत में मैं आपसे कहती हूँ फर्ज भारत में अगर किसी मस्जिद या मजार की जगह पर कोई दूसरी इमारत का निर्माण हो जाए तो फिर क्या होगा। ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। एक पोस्ट पर क्या हुआ था, कैसे शहर को आग के हवाले कर दिया गया था, वो भी आपको याद होगा। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान भारतीय मुसलमानों पर जाति का प्रोपेगेंडा, फेक एजेंडा लगातार चलाते आए हैं। तो अगर आपने ये फर्ज किया कि किसी मस्जिद या मजार की जगह कोई और निर्माण कर दिया जाए तो यही इमरान खान कहेंगे कि भारतीय मुसलमानों पर बहुत अत्याचार हो रहा है। पाकिस्तान के साथ साथ कुछ और इस्लामिक राष्ट्र भी आएंगे जो इसी बात को दोहराएंगे। दुनिया भर में हंगामा शुरू हो जाएगा, लेकिन यही पाकिस्तान और यही दूसरे इस्लामिक राष्ट्र, जिसमें मैं बात कर रही हूँ टर्की की, जिसमें मैं बात कर रही हूँ मलेशिया की, ये सभी धृतराष्ट्र बन जाते जब बात चीन में मुसलमानों पर अत्याचार की होती है। जी हाँ, आपने खबर पढ़ी होगी कि चीन में मस्जिद को हटा दिया जाता है और वहां पर सार्वजनिक शौचालय बना दिया जाता है। इतनी बड़ी खबर के बावजूद पाकिस्तान, टर्की, मलेशिया, ये सभी इस्लामिक देश खामोशी धारण किए रहते हैं। तो क्या यहाँ पर मैं सवाल पूछूं कि चीन में मुसलमानों पर हो रहे अत्याचार नहीं है, या फिर आप इसे ऐसे भी देख सकते हैं कि चीन में रहने वाले मुसलमान शायद इन इस्लामिक देशों की किताब में मुसलमान नहीं, लेकिन पाकिस्तान चीन में रह रहे मुसलमानों की कोई परवाह नहीं करता, कोई फिक्र उसे नहीं। फिलहाल तो पाकिस्तान ऊंचे सुर में बोल रहा है कि भारत की वजह से सऊदी अरब पाकिस्तान से खफा हो गया है। जी हाँ, हमारी डिबेट का आज दूसरा हाफ यही है कि कैसे मुस्लिम राष्ट्रों में, इस्लामिक राष्ट्रों में इस समय नेतृत्व की लड़ाई छिड़ी हुई है और सऊदी अरब और पाकिस्तान, जिनके हिस्टोरिक टाइज रहे हैं, इस समय उनमें खटास है, तनाव है। हालांकि इसके लिए इमरान खान हिंदुस्तान को जिम्मेदार ठहराते हैं। वो ये भी कहते हैं कि भारत जो है पूरी दुनिया को पाकिस्तान के खिलाफ खड़ा कर रहा है, अलग थलग कर रहा है। बड़ा सवाल, जनता का बड़ा सवाल पहले हाफ के लिए, चीन में मुस्लिम अत्याचार, मुस्लिम देश क्यों बने हुए हैं धृतराष्ट्र, मुसलमानों पर सिलेक्टिव क्यों है इस्लामिक देश, क्या चीन में रहने वाले मुसलमान नहीं है, मुसलमानों पर इस्लामिक देशों का दोहरा चरित्र क्यों। और सेकेंड हाफ की डिबेट की बात करूं तो हिंदुस्तान का जमाना मुस्लिम देशों के बीच अब पाकिस्तान हो गया है बेगाना। और साथ ही आप इसे, क्योंकि एक तरह का एडमिशन आप इसे मानिए इमरान खान की तरफ से, जब वो ये कहते हैं कि भारत पाकिस्तान को कॉर्नर कर रहा है, तो कहीं ना कहीं ये इस्लामिक देशों पर प्रधानमंत्री मोदी की कूटनीतिक मैजिक के तौर पर ना देखा जाए तो फिर इसे क्या माना जाए। अब जल्दी से आपको बता देती हूँ खबर क्या है और खबर क्या नहीं है। तो चीन में मुसलमानों पर अत्याचार और इस्लामिक देश खामोश है। मुसलमानों पर इस्लामिक देशों का दोहरा रवैया अब सबके सामने आ गया है। चीन में मस्जिद तोड़ दी जाती है और ये इकलौती ऐसी मस्जिद नहीं है। रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि 70% मस्जिदों का यही हश्र किया गया है। कश्मीर के चक्कर में पाकिस्तान ने क्या सऊदी अरब को खो दिया है। पाकिस्तान आर्मी चीफ बाजवा से नहीं मिले सऊदी अरब के प्रिंस, और सऊदी अरब का जनरल बाजवा को सम्मानित करने से भी इनकार। जो मैं आपसे कह रही थी, सऊदी अरब और पाकिस्तान के रिश्तों में खटास, इन सारी डिटेल्स को, जानकारी को उसी के साथ आप जोड़कर देखिए कि कैसे इमरान खान ये कह रहे हैं कि चीन के खिलाफ पश्चिमी देश भारत का इस्तेमाल कर रहे हैं। और जैसा कि हम आपको बता रहे थे कि खबर क्या है और क्या नहीं है सिलसिलेवार तरीके से आपके स्क्रीन पर, तो खबर ये नहीं है कि मुस्लिम अत्याचारों पर इस्लामिक देश खामोश हैं। चीन की बात मैं कर रही हूँ। मुसलमानों पर इस्लामिक देशों का दरअसल ये डबल स्टैंडर्ड है, दोहरा रवैया है। इसलिए हमने हैशटैग भी, नाम हमने जो हैशटैग भी रखा है वो यही रखा है कि हैशटैग डबल स्टैंडर्ड ऑन मुस्लिम। और यहाँ पर आगे मैं रुक करूं अपने मेहमानों का, उससे पहले एक और बात स्पष्ट करना चाहती हूं। जब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं तो बात मैं सेक्युलर गैंग की भी कर रही हूं, जिसे अक्सर माइनॉरिटीज हिंदुस्तान में खतरे में दिखाई दे जाती हैं। उन डिजाइनर पत्रकारों की भी कर रही हूं जिन्हें इस समय कोई स्टेटमेंट जिनकी तरफ से नहीं आ रहा है, कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। ह्यूमन राइट्स, मानवाधिकारों की बात करने वाले कहाँ हैं, या फिर चीन में मुसलमानों के मानवाधिकार नहीं? ये वो सवाल हैं जो आज किसी भी शख्स को पूछने चाहिए, सोचने चाहिए, उठाने चाहिए। 3 खास मेहमान आपको इस वक्त स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। तारिक फतेह कॉलमनिस्ट हैं, टोरंटो सन में लेखक हैं। हमारे साथ फॉर्मर डिप्लोमेट अचल मल्होत्रा हैं और हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट आरती टिक्कू सिंह है, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आरती, मैं आपका रुख करना चाहती हूँ। सबसे पहले आपका रुख इसलिए करना चाहती हूँ क्योंकि जिस डबल स्टैंडर्ड की बात मैं यहाँ पर कर रही हूँ, उस डबल स्टैंडर्ड के बारे में आपसे बेहतर भला कौन बोलेगा। इमरान खान को पाकिस्तान में बैठकर
कश्मीर की बहुत चिंता रहती है, जिस पर वो फेक प्रोपेगेंडा भी चलाते हैं, उनका पूरा यूएन का समय भी जाया करते हैं, हर जगह एक ही बात को दोहराते हैं एक तोते की तरह। टर्की में मुसलमान नहीं, टर्की को भी ये दिखाई नहीं दे रहा चीन में मुसलमान नहीं रहते क्या? बिल्कुल ये सवाल आपका वैलिड है कि इमरान खान जो है पूरी दुनिया घूम रहे हैं, पूरी दुनिया में इन्होंने भारत के खिलाफ एक एजेंडा और कैंपेन शुरू किया पिछले साल से कि हिंदुस्तान जो है मुसलमानों पे जुल्म कर रहा है, कश्मीर के मुसलमानों पे जुल्म हुआ है 370 हटाकर। पर उन्होंने आज तक, इनफैक्ट पिछले साल भी जब इमरान खान से चीन में जो जुल्म हो रहा है मुसलमानों पे, युगर्स जो है जिनजियांग प्रोविंस में जो रहते हैं उन पे जो जुल्म हो रहा है, उसके बारे में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कहा कि उनको कोई उसकी इंफॉर्मेशन नहीं है। तो आप ये सोचिए कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को ये मालूम ही नहीं है कि उनके बगल में क्या हो रहा है, उस चीन में क्या हो रहा है जिनसे वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो उनकी मदद करेंगे, हिंदुस्तान के खिलाफ जंग करेंगे हिंदुस्तान के खिलाफ। तो ये बात मैं कहना चाहूंगी कि चीन में, और मैं आपके दर्शकों को ये समझाना चाहती हूँ, चीन इस्लाम को किस नजर से देखता है। चीन के माइंड में और चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के माइंड में इस्लाम को वो एक बीमारी मानते हैं, वो एक डिजीज मानते हैं इस्लाम को। चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी जो शी जिनपिंग जिसको हेड करते हैं और जिनकी सरकार चाइना में है, वो इस्लाम को एक बीमारी मानते हैं। इसलिए उन्होंने सिंजियांग के प्रोविंस में जो युगर मुसलमान रहते हैं, कम से कम 1.8 मिलियन लोग जो है उनको उन्होंने कैंप्स में, एजुकेशनल कैंप्स में बंद करके रखा है 2017 से। और वो वहां क्या कर रहे हैं, वो उनकी माइंड को रीवायर कर रहे हैं, रीप्रोग्रामिंग कर रहे हैं कि वो इस्लाम को छोड़ दे, वो इस्लाम के बारे में ना सोचे। और जो चाइना का जो कल्चर है, जो चाइना की जो थिंकिंग है, जो टोटलिटेरियन एक उनका जो आउटलुक है, उसको अडॉप्ट कर ले। तो ये चाइना के बारे में पाकिस्तान बात नहीं करेगा, टर्की बात नहीं करेगा, मलेशिया बात नहीं करेगा। इनका आपस में एक नया अलायंस बना है, पाकिस्तान, टर्की, मलेशिया। उस पे तो ये अलग से बात करूंगी आपसे। तो ये इसके बारे में बात नहीं करेंगे क्योंकि ये कंट्रीज जो है, स्पेशली पाकिस्तान आज की डेट में कंप्लीटली ऑलमोस्ट बैंकरप्ट हो गया है। और चीन से वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उनको मदद मिलेगी, उनको फंड्स मिलेंगे और उसकी वजह से, चीन की वजह से उनका गुजारा चलेगा, इसलिए ये बात नहीं करते। और चूंकि पाकिस्तान को इतनी नफरत है इंडिया के साथ, वो अपने आप को सिर्फ उसी नजरिए से देखते हैं कि हिंदुस्तान को कैसे नुकसान पहुंचाए, इसलिए वो हिंदुस्तान के बारे में झूठी बातें फैलाते हैं, प्रोपेगेंडा करते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि उनमें इतना दम नहीं है कि वो चीन के खिलाफ आवाज निकाले। ठीक ठीक ठीक। तारिक फतेह, मैं तो फिर भी चीन में मुस्लिमों पर अत्याचार की बात कर रही हूँ, बलूचिस्तान में क्या होता है वो आपसे बेहतर कौन बताएगा? तो खुद पाकिस्तान के भीतर क्या होता है, और हम यहाँ पर मुसलमानों की बात कर रहे हैं, तो आपको तो सरप्राइज नहीं हुए होंगे। आप उसको छोड़िए जो 1971 में 30 लाख मुसलमान पाकिस्तान फौज ने बांग्लादेश में मार दिए थे। देखिए, ये मुसलमान या नॉन मुस्लिम का मसला नहीं है, ये हिंदू दुश्मनी की बात है। जब तक इसको हिंदुस्तान से दुश्मनी नहीं है पाकिस्तान को, या हिंदुस्तान वो अपने पास चाहते हैं, जैसे वो तैमूर और औरंगजेब और ये सारा कचरा वचरा जो आया था सेंट्रल एशिया से, ये उसके वारिस अपने आप को समझते हैं। और अगर इमरान खान कहते हैं, जैसे आरती ने कहा कि मुझे नहीं पता क्या हो रहा है चीन में, ये ऐन मुमकिन है कि उन्हें ना पता हो। वो बहुत ही, आप ज्यादा उसको वैल्यू ना दें, बहुत ही बेचारा डफर किस्म का आदमी है, उससे दो काम एक वक्त में नहीं हो सकते। वो 3 बीवियां कर सकता है, 3 चीजों पे एक साथ नहीं सोच सकता वो। तो ये जब तक आप क्लैरिटी नहीं आएगी आपको, और हिंदुस्तान में जो हिंदू कम्युनिटी है वो शायद अब तक समझ नहीं सकी है,
मुझे आप ये बताइए कि जो दिल्ली में चाइना की एम्बेसी है उसके बाहर कोई जुलूस नहीं निकला। क्या कम रह गए मुसलमान दिल्ली में? मैं आ जाता हूं, आप मुझे बताइए कि आपने कभी देखा है सऊदी अरेबिया के खिलाफ वो एक उनका डिप्लोमेट उठा के मार कत्ल करके चला गया था एक मेड की, या कभी चाइना जो पूरा ये जो एरिया जिस पे कब्जा है चाइना का, ये तो वैसे ही लेजिटिमेट है। तिब्बत और ये सिंकियांग वेस्ट ईस्टर्न टर्किस्तान जिसे कहते हैं, ये चाइना का एरिया है ही नहीं। इस पे 50 से कब्जा किया हुआ है। ये तिब्बत का भी इशू है, लद्दाख जो है और गिलगित बल्तिस्तान है, इस पे नजर चाइना की इसलिए क्योंकि वो जो सड़क बना रहे हैं वो गवादर तक, बलूचिस्तान का जो पोर्ट है, और इंडिया को घेरा लेना चाहते हैं कि बांग्लादेश से और श्रीलंका से भी उनके अग्रीमेंट्स हैं कि किस तरह वहां नेवल पोर्ट्स बनाए जाए, किस तरह इतना उधार दिया जाए कि वो कंट्रीज बैंक्रप्सी की हालत में जाके फिर चीन के हवाले हो जाएं। इथियोपिया का एग्जाम्पल है, एरिट्रिया का है, ये तमाम अफ्रीकी मुल्क जो हैं दे आर नाउ प्रोटेक्टरेट्स ऑफ चाइना। चाइना इनको यूज कर रहा है टू सराउंड इंडिया, और इंडिया मुझे ऐसे लगता है कि सो रहा, क्योंकि आपके पास अगर एम्बेसी के बाहर कोई शोर मचाने वाला नहीं है, आपके चैनल पे आ जाते हैं कितने सारे मौलवी लोग, कभी आपने उनको देखा है कि वो एम्बेसी के चाइनीज एम्बेसी के बाहर खड़े में हो कि ये मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है? अरे वो तो उनमें से कभी कोई मरने को तैयार नहीं है इंडिया को डिफेंड करने कश्मीर में। अब ये भी तो सोचे ना कि पाकिस्तान जो आइडिया है वो सिंपली ये है कि हिंदू का काम है हमारे गुलाम बनना। ये उस वक्त खत्म होगा जब आपको नजर आएगा कि मुसलमानों ने हिंदुस्तानी नाम रखने शुरू किए। ना तुर्की में कोई रखता है अरबी नाम, ना उइगर रखता है अरबी नाम, ना इंडोनेशिया में कोई शिकारो अरबी नाम नहीं है, और ना इर्दोगान अरबी नाम है, और ना खुमैनी अरबी नाम है। ये बदकिस्मती हिंदू पाकिस्तान पूरा जो खित्ता है इनके मुसलमानों को ठेका डाल दिया कि तुम अरब और ये वेस्टर्न वर्ल्ड जो है, खासतौर पर टर्की, आपको याद होगा खिलाफत मूवमेंट टर्की के लिए थी यहाँ पे। पाकिस्तान हिंदुस्तान गांधी जी को यूज किया इन्होंने अपने खिलाफत के लिए। तो ये इसको समझे आप कि ये क्या हो रहा है यहाँ पे। और यही समझाने की कोशिश हम अपने दर्शकों के सामने लगातार कर रहे हैं। यहाँ पर जब मैं इस चुप्पी पर सवाल उठा रही हूँ तो साल 2012 मुझे याद आ रहा है, आपको भी याद दिलाना चाहती हूँ। मुंबई में प्रोटेस्ट हुए थे, याद होगा आपको, और तब किस तरह से आगजनी की गई थी वो भी आपको याद होगा। मुद्दा रोहिंग्या मुसलमानों का था, प्रोटेस्ट हिंदुस्तान में हुआ था, मुंबई में हुआ था, अमर जवान स्मारक वहां तक पर आगजनी हुई थी। आज प्रोटेस्टर्स कहां हैं? क्या चीन में रहने वाले मुसलमान नहीं है? और मैं जिन मुसलमानों की बात कर रही हूं उनसे जुड़ी इंफॉर्मेशन आप लगातार देख रहे हैं, इस वक्त अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। एक हिस्टोरिक फैक्ट का जिक्र तारिक फतेह ने किया था, शिनजियांग। चीन ने इस पर अपना दावा कब किया? जब सीसीपी कम्युनिस्ट पार्टी की क्रांति हुई, उसके बाद ये प्रोविंस चाइना में शामिल हुआ, ये प्रांत चाइना में शामिल हुआ। अगर इस प्रांत की बात खास तौर पर यहां पर की जाए, मैं चाहूंगी इस पूरी इंफॉर्मेशन को एक बार फिर से हम अपने स्क्रीन पर लेकर आए, फुल इंफॉर्मेशन स्क्रीन पर लेकर आए, तो आप समझ लीजिए जिस शिनजियांग प्रांत की बात हम कर रहे हैं, इसका आकार, इसका साइज 1.5 गुना ज्यादा है पाकिस्तान से, और बांग्लादेश के मुकाबले बात की जाए तो 12 गुना ज्यादा है। ये इसके ज्योग्राफिकल स्पेस की बात कर रही हूं। सोचिए 50%, जी हां 50% आबादी मुस्लिम है, यानी यहां पर ये माइनॉरिटी नहीं मेजॉरिटी है। मैं मेजॉरिटी की बात कर रही हूं, बहुसंख्यक आबादी की बात कर रही हूं। और इस प्रांत की सीमाओं की बात करें तो भारत समेत 8 देशों से मिलती हैं, और इन 8 देशों में से 5 देशों में इस्लाम सबसे बड़ा धर्म है। और इस बहुसंख्यक मुस्लिम जनसंख्या के लिए यहाँ पर दाढ़ी रखने पर पाबंदी है, यहाँ पर रोजा रखने की इजाजत नहीं है, यहाँ पर महिलाएं जो हैं वो बुर्का नहीं पहन सकती हैं, ये लोग अपनी मर्जी से कोई त्योहार नहीं मना सकते हैं, लेकिन फिर भी कोई सवाल पूछने वाला नहीं है। इस्लामिक देश इस पर चुप्पी क्यों साधे हुए हैं?
जो लोग 370 पर सवाल पूछ रहे थे उनके मुंह में दही क्यों जम गई है? अचल मल्होत्रा, एक पॉइंट जो आरती चिक्कू ने भी उठाया और तारिक फतेह ने भी उठाया, उन्होंने हिंदुस्तान की भूमिका का जिक्र यहां पर किया, हिंदुस्तान के रोल का यहां पर जिक्र किया। अचल मल्होत्रा, आज हिंदुस्तान में बैठकर मैं इसी पर बात कर रही हूं। हिंदुस्तान क्या कर सकता है इस सिचुएशन में, जबकि मुस्लिम राष्ट्र, इस्लामिक राष्ट्र इस पर चुप्पी साधे हुए हैं? देखिए आदिति, आपकी जो मेरा थोड़ा कनेक्शन कट गया था, इसलिए मुझे मालूम नहीं मेरे को पैनलिस्ट ने मुझसे पहले क्या बोला, बट जहां तक चीन में उइगर मुस्लिम का सवाल है, हम पूरी दुनिया ये जानती है कि वहां पे उइगर मुसलमानों पे क्या क्या कहर ढाए जा रहे हैं, कैसे उनका डॉक्ट्रिनेशन हो रहा है, कैसे उनकी जो ब्रेन वॉशिंग करने की कोशिश की जा रही है, और इस्लाम को वहां से, चाइना से बिल्कुल खत्म करने की दिशा में बहुत ही कॉन्स्पिरेसी चल रही है। वहां कंसंट्रेशन कैंप्स बने हुए हैं जिससे री एजुकेशन के नाम पे उन्हें पूरी तरह से इंडोक्ट्रिनेट करने की कोशिश कर रही है। इसमें कोई शक नहीं है कि कम्युनिज्म एक ऐसी आइडियोलॉजी है जिसमें धर्म की कोई जगह नहीं होती, लेकिन सालों साल की कोशिश के बाद भी कम्युनिज्म इस बात में सक्सेसफुल नहीं रहा, वो आम आदमी की जिंदगी से धर्म को हटा नहीं सका। लेकिन चाइना जो है जोर जबरदस्ती से ये जो अथॉरिटेरियन कंट्री है वो उसे हटाना चाहती है। अब सवाल ये होता है कि जब मुसलमानों का चाइना जैसी बड़ी कंट्री में इतना खुलेआम अत्याचार हो रहा है तो बाकी दुनिया चुप्पी क्यों साधे हुआ है? बाकी दुनिया से मेरा मतलब मोस्टली मुस्लिम देशों से है। जहां तक चाइना का, पाकिस्तान का बिहेवियर है, ये तो हमें खासकर समझ में आता है क्योंकि पाकिस्तान जो है चाइना की क्लाइंट स्टेट है, उसकी मजाल ही नहीं है कि चाइना के खिलाफ कोई भी किसी किस्म की आवाज उठा सके। और जहां तक दूसरे देश है जिसमें खासतौर से टर्की हो गया, मलेशिया हो गया, ये सब लोग आपस में मिलके डिवाइडेड मुस्लिम वर्ल्ड जो है उसमें इस्लाम की लीडरशिप के लिए जद्दोजहद चल रही है। और ऐसे में जो भी चाइना के साथ है, यानी पाकिस्तान और उसी तरह टर्की हो गया, मलेशिया हो गया, कुछ दूसरे देश हो गए, वो भी चुप्पी साधे हुए बैठे हैं। कुछ देश ऐसे हैं जो बेचारे चाइना पे पूरी तरह से डिपेंडेंट है, चाहे वह जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के चलते हुए इन्वेस्टमेंट्स है वहां पे, चाहे उनका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है, चाहे वहां जो चाइना की पॉलिसी है कोऑप्टेशन ऑफ द एलीट इन द कंट्री, जिससे उन्होंने वहां की पॉलिटिकल लीडरशिप को खरीद लिया है। जैसे कुछ साल पहले उन्होंने मालदीव्स में वहां के प्राइम मिनिस्टर को प्रेसिडेंट को खरीद लिया था, जो अब जेल में बैठे हुए हैं। तो साम दंड भेद की नीति मिला के चाइना दुनिया में पूरी कोशिश कर रहा है कि उसकी इस चीज के खिलाफ कोई भी आवाज नहीं उठाए। और अपने दर्शकों को, सर मैं आगे आपको वापस आऊंगी, जरा मैं कुछ और तथ्य दिखाना चाहती हूँ, ताकि हमारे दर्शकों को समझ में आए मैं बार बार डबल स्टैंडर्ड की बात क्यों कर रही हूँ। मैं सेलेक्टिव या मैं इसे कह सकती हूँ कि क्या ये मोतियाबिंद हो जाता है, क्या धार्मिक मोतियाबिंद है कि इस्लामिक राष्ट्रों का? देखिए, इस्लामिक देशों के दो चेहरे, कुछ राष्ट्र, मैं नहीं कहती ज्यादातर देश जो थे वो हिंदुस्तान के साथ खड़े हुए, लेकिन टर्की जैसे देश, मलेशिया जैसे देश, 370 को लेकर उनको कुछ ऐतराज था। ईरान, मलेशिया, पाकिस्तान, टर्की, इसके अलावा इनको कश्मीर के मुसलमानों की चिंता है जो कि एक सेक्युलर कंट्री में रहते हैं, लेकिन चीन के मुसलमानों की इनको कोई चिंता नहीं है। कश्मीर के मुसलमानों की चिंता है जिनकी आबादी का मैं जिक्र करूं तो करीब 55 लाख है। कश्मीर में मुस्लिम आबादी 97% है। वहीं चीन में सोचिए जरा, कश्मीर में 52 लाख लोगों की चिंता है, लेकिन चीन में 2.5 करोड़ लोगों की चिंता नहीं है। शायद वो मुसलमान ही नहीं है इनकी नजर में। आप सोचिए जरा, 180 करोड़ की आबादी, 50 देशों में इस्लाम सबसे बड़ा धर्म, क्रिश्चियनिटी के बाद दूसरे नंबर पर आता है इस्लाम, और बावजूद इसके चीन को लेकर मुस्लिम देश कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। और जब मैं यहाँ पर मुसलमानों की बात कर रही हूँ तो मैं ये चाहती हूँ, ये देखिए, ये इसको ध्यान से देखिए, इस इंफॉर्मेशन को देखना। सोचिए जरा, मस्जिदों को गिरा रहा है चीन, कम्युनिस्ट पार्टी मस्जिदों को गिरा रही है। मुसलमानों की जो पहचान है, उनकी जो संस्कृति है, उनकी जो रिचुअल्स हैं, उनकी जो भावनाएं हैं, उन्हें सिस्टमैटिक तरीके से खत्म किया जा रहा है। एक बड़ी आबादी की बात यहाँ पर हम कर रहे हैं। जी हाँ, 2 करोड़ से ज्यादा लोगों की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। हम ये भी देख रहे हैं, जब ये सारा डेटा एक एक कर आपके स्क्रीन पर आ रहा है तो आप भी ये सोच रहे होंगे कि क्यों दुनिया इस पर चुप्पी साधे हुए है, किस तरह से पूरी डेमोग्राफी को वहां पर चेंज करने की कोशिश की जा रही है। वो भी आप देख रहे हैं इस वक्त कि चीन चाहता क्या है। चीन चाहता है इस्लामिक
इस्लाम का चाइनीज संस्करण बनाना, यानी यहां पर आप इसे कह सकते हैं चीन की कोशिश क्या है, इस्लाम मेड इन चाइना। नरसंहार हो रहा है, तमाम रिपोर्ट्स में दावा किया गया है, यूएन की कमेटी के सामने टेस्टिमनी गई है कि किस तरह से कंसंट्रेशन कैंप्स वहां पर चलाए जा रहे हैं। कंसंट्रेशन कैंप्स री एजुकेशन के नाम पर दोबारा से शिक्षित किया जा रहा है उन्हें, ऐसा दावा किया जा रहा है। लेकिन हर कोई ये बात जानता है कि इन कैंप्स में मुस्लिम्स का शोषण होता है, और ना सिर्फ शोषण होता है, वहां पर मानव अंगों की तस्करी की जाती है। और इसीलिए बार बार जी न्यूज पर मैं आपसे ये कह रही हूं कि इस्लामिक देश, सेक्युलर गैंग, वो लोग जो एक पोस्ट पर शहर को आग के हवाले कर देते हैं, डिजाइनर पत्रकार, सब चुप क्यों हैं? क्योंकि ये चुप्पी समझ नहीं आ रही। हम एक प्रांत की बात कर रहे हैं, हम करीब 2.5 करोड़ लोगों की बात कर रहे हैं, हम उन लोगों की बात कर रहे हैं जिन्हें लेकर कई बार आपने सुना होगा हिंदुस्तान में माइनॉरिटीज खतरे में आ जाती हैं, ये सुना है आपने, लेकिन यहां पर हम चुप्पी देख रहे हैं। तारिक फतेह, बात पूरी करें। देखिए, सिलसिला सारा ये है कि इस वक्त इस्लामिक वर्ल्ड में जो टर्की का रोल है उसको आप पहले समझें कि वो 600 साल तक उन्होंने अरब दुनिया पे कब्जा रखा। आप कभी नहीं सुनेंगे कि कॉलोनियलिज्म जो था, ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म था, फ्रेंच कॉलोनियल अथॉरिटी थी, जर्मनी की भी कॉलोनीज थी, आप इस लैंग्वेज को टर्की के साथ एसोसिएट नहीं करेंगे। टर्की का रोल हिंदुस्तान के खिलाफ बाबर और तैमूर के जमाने से है। ये टर्की में भी जो टर्क्स रहते हैं ये वहां के नहीं है, एनाटोलिया के नहीं है, ये वो एरिया है जिसके जाके उइगर भी मिलते हैं जो तुर्कमेनिस्तान और यहाँ के लोग थे। अब इनकी नजर में सिर्फ ये है कि जिसको वो काफिर कहते हैं वो कौन है, नजर इनकी उस पे है। दुनिया कहीं और जा रही है, ये अपने हाथ से लीडरशिप देख इनके निकलती जा रही। वही टर्की जो आज यूएई को कह रहा है कि आपने इजराइल से क्यों ताल्लुकात पैदा किए, उसकी तो अपनी एम्बेसी है टेल अवीव में, जेरूसलम में। तो जब तक हम फोकस नहीं करेंगे कि ये पाकिस्तान और मलेशिया ये सब किस बेसिस पे चल रहे हैं, इनके यहां अब ट्रेंड चला है एंटी अरब, और मुस्लिम दुनिया में कंपटीशन है इस वक्त कि कौन चलाएगा इस्लामिक दुनिया की उसको। सऊदी अरेबिया में एक क्राउन प्रिंस ऐसा है जिसकी वालिदा अमेरिका की पढ़ी हुई, बीवी पढ़ी लिखी है, और जब घर की औरतें पढ़ी लिखी हो जाती हैं, इनलाइटेंड हो जाती हैं, तो पूरा सोसाइटी में इनलाइटमेंट रहता है। सऊदी अरेबिया में को 5-6 हजार ऐसी रॉयल्टी की खवातीन हैं जिन्होंने बचपने से यूनाइटेड स्टेट्स में पढ़ा है, वहीं मास्टर्स किया है, वहीं सोशल साइंसेस किए, और तब्दीली आई है वहां की थिंकिंग में सऊदी अरेबिया में। आप देखिए कि क्राउन प्रिंस ने कल पाकिस्तानी जनरल बाजवा को कैसे घर से निकाला। वो अपना लोटा लेके आ गए थे कि भाई थोड़ा सा पैसा दे दीजिए। He was not even allowed to meet. They threw him out. Get out. ये चेंजिंग सर्कमस्टांसेस में इंडिया का बहुत अहम रोल रहा है जो खामोशी से रहा है, और उसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी को आप क्रेडिट दें कि उन्होंने ये पूरे नेटवर्क से आराम से और अपनी सोच समझ से इनसे बात की है, सबका दिल जीता है और समझाया है कि हिंदुस्तान इज द क्रेडल ऑफ प्रोटेक्टिंग मुस्लिम, जहां वाहिद दुनिया की जगह जहां मुसलमान वोट दे सकता। अब और क्या चाहिए हमें? और उन्हीं के उसी कंट्री के अगेंस्ट पाकिस्तान प्रोपेगेंडा कर रहा है जहां मुसलमानों के पास हकूक है। अरे पाकिस्तान में मुसलमानों के हकूक नहीं है। अफगानिस्तान के साथ जो बर्बरियत पाकिस्तान कर रहा है, जो बलूचिस्तान में हो रहा है, जो टर्की कुर्ड्स के कुर्दिस्तान में कर रहा, आप अंदाजा लगाइए। ओचालान को उन्होंने पिछले 25 साल से कैद सॉलिटरी कंफाइनमेंट में रखा हुआ। आर्मीनियंस में 10 लाख आर्मीनियन को इन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में मार दिया। जब हम यहाँ खिलाफत मूवमेंट चला रहे थे तो तुर्की वहां अपने मुल्क को ईसाइयों से साफ कर रहा था। वो कुछ आर्मीनियन तो कलकत्ता में आके बसे। हम भूल जाते हैं कई चीजें। पनाह उन आर्मीनियंस को कहां मिली 1918 से 1920 तक? They lived in Calcutta. So we need to be sharply focused that the villain in this whole area is Turkey. और टर्की आप देखिए, आपके हर मुसलमान घर में टर्किश शोज आजकल चलते हैं
जिसके अंदर घोड़े पे कौन जा रहा है, कौन किसको कत्ल कर रहा है, कौन नेजा घुसा रहा है, और आज नाम भी बदलने जा रहे हैं टर्किश। तो दिस कल्चरल इंपीरियलिज्म ऑफ टर्की इज एंटरिंग इनटू द इंडियन सबकॉन्टिनेंट, क्योंकि इंडियन सबकॉन्टिनेंट मुसलमान के पास एक सीरियस आइडेंटिटी और आइडेंटिटी क्राइसिस है और इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है। ठीक ठीक ठीक। अब मैं आगे बढ़ूंगी क्योंकि हम लगातार सवाल तो पूछ रहे हैं कि मुसलमानों पर सिलेक्टिव क्यों है इस्लामिक राष्ट्र। थोड़ी देर पहले हमने आपको पूरी इंफॉर्मेशन बाकायदा दी कि किस तरीके से डबल स्टैंडर्ड देखने को मिलता है मुसलमानों को लेकर ही। अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे जियोपॉलिटिक्स की। हम यहाँ पर बात करेंगे किस तरह से इस्लामिक राष्ट्रों की ही बात करूं, मुस्लिम राष्ट्रों की ही बात करूं, तो जिसका थोड़ा सा जिक्र आरती ने किया था शुरुआत में ही, जो एक तरह की रेस चल रही है इस वक्त कि इन मुस्लिम राष्ट्रों का नेता कौन है। सऊदी अरब, उधर से चीन की तरफ से ईरान को जो सपोर्ट दिया जा रहा है, या फिर टर्की जिसके बारे में बार बार यहां पर चर्चा हो रही है। आरती, उसी से जुड़ा हुआ मेरा सवाल है। एक तरफ इंडिया है जिसे आप एक तरीके से कहिए इमरान खान का एक एडमिशन, क्योंकि वो ये कहते हैं कि हिंदुस्तान पूरी दुनिया को पाकिस्तान के खिलाफ खड़ा कर रहा है, तो कहीं ना कहीं हिंदुस्तान की जो कूटनीतिक जीत है ये उस तरफ इशारा करता है। हालांकि वो उसको फ्रेम अलग तरीके से करते हैं, लेकिन हर कोई जानता है कि उनको मुंह की खानी पड़ी है इमरान खान को, पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर, और वो दर्द कहीं ना कहीं छलक रहा है। और दूसरी तरफ सऊदी अरब और पाकिस्तान के रिश्ते पुराने रहे हैं, लेकिन जो तलखी हम इस वक्त देख रहे हैं, बाजवा को सऊदी अरब जाना पड़ता है, जो अपने आप में मजबूरी की वजह से उनको जाना पड़ता है क्योंकि विदेश मंत्री की तरफ से एक इरेस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट आता है, और उसके बाद जो सम्मान दिया जाना है बाजवा को वो नहीं दिया जाता है, जो प्रिंस हैं वो मिलते भी नहीं हैं। तो पूरे तरीके से बिखराव हम देख रहे हैं। अगर इस्लामिक राष्ट्रों का पाकिस्तान के साथ रिश्तों की बात करें और साथ ही हिंदुस्तान की कूटनीतिक जीत की भी यहां पर बात करें। बिल्कुल, इसमें आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि एक कॉन्सेप्ट है जिसको कहते हैं मुस्लिम उम्मा, इस्लामिक उम्मा, मुस्लिम ब्रदरहुड जिसको माना जाता है, कि ग्लोबल एक कम्युनिटी है, इस्लाम जिसको जोड़ती है, जितने भी मुसलमान दुनिया में हैं वो एक ही कम्युनिटी है। तो ये उसी तरह की एक आइडियोलॉजी है कि जिस तरह लेफ्ट को हम ग्लोबल मानते हैं, कि लेफ्टिज्म जो नेशन को नहीं मानता है, जो एथनिसिटीज और रिलीजन को नहीं मानता है, वो भी एक ग्लोबल आइडियोलॉजी है। उसी तरीके से मुस्लिम उम्मा भी एक कॉन्सेप्ट है। उसी कॉन्सेप्ट की बेसिस पे सऊदी अरेबिया जो है आज तक माना जाता है कि वो मुस्लिम कम्युनिटी जो ग्लोबल है उनके लीडर है। टर्की जो है, एर्दोगान के अंडर जो टर्की में बदलाव आया वो ये आया कि टर्की एक सेकुलर कंट्री से शिफ्ट होके, ट्रांसफॉर्म होके एक मुस्लिम कंजर्वेटिव सोसाइटी बन चुकी है। और एर्दोगान की जो एम्बिशन है वो ये है कि वो पूरी मुस्लिम कम्युनिटी जो दुनिया की है वो उसके खलीफ बने, जो कि आपको याद होगा हिस्टोरिकली ऑटोमन एम्पायर था, तो उसके वो सक्सेसर बनना चाहते हैं एर्दोगान। जो ब्रिटिश जो रूल के अंडर वो खत्म हो गया था ऑटोमन एम्पायर, तो उसको रिवाइव करने के लिए एर्दोगान जो है वो अलाइज ढूंढ रहे हैं दुनिया में। उस अलायंस के लिए उनको पाकिस्तान का साथ मिला है और उस अलायंस के लिए उनको मलेशिया का साथ मिला था। तो ये जो बैटल चल रहा है, इस बैटल के तहत पाकिस्तान जो अब देखा जा रहा है कि वो टर्की का एक दोस्त है या अलाय है, और इसकी वजह से सऊदी अरेबिया जो क्रेडल ऑफ इस्लाम है, या जहां इस्लाम का जन्म हुआ और इस्लाम अभी भी उन्हीं के हाथ में है, तो वहां पे एक इनसिक्योरिटी ऑब्वियसली डेवलप हुई है कि ये पूरे मुस्लिम सोसाइटी को तोड़ रहे हैं, ये एक स्प्लिट क्रिएट कर रहे हैं। और टर्की और पाकिस्तान मिलके आज की डेट में वो जो सऊदी अरेबिया की जो रॉयल फैमिली है उसको भी डिवाइड करने में लगी हुई है। जो मोहम्मद बिन सलमान क्राउन प्रिंस है सऊदी अरेबिया के, जिनको प्रोग्रेसिव देखा जा रहा है क्योंकि उन्होंने उनके अंडर काफी सारे रिफॉर्म्स हुए हैं सऊदी अरेबिया में, जैसे तारिक फतह जी ने बताया
कि विमेन के जो फ्रीडम्स थे, जो उनके राइट्स थे, जो पहले नहीं थे, अब उनको मिले हैं। अब औरत अकेले घूम सकती है विदाउट मेल कंपेनियन के सऊदी अरेबिया में, औरतें गाड़ियां चला सकती है सऊदी अरेबिया में। तो जो रेफॉर्मेशन आया है सोसाइटी में वो मोहम्मद बिन सलमान की वजह से आया है, क्योंकि वो जैसे उन्होंने बोला कि कई सारे रॉयल फैमिली के लोग जो है वो वेस्टर्न कंट्रीज में पढ़े लिखे हैं, उनका आउटलुक जो है वो ओपन है, वो उस तरह के कंजर्वेटिव और रिग्रेसिव नहीं है जो राइट्स छीन ले लोगों के। तो ये आज की डेट में जनरल बाजवा और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो है वो उस फैक्शन को सपोर्ट कर रहे हैं जो मोहम्मद बिन सलमान के खिलाफ है विद इन द रॉयल फैमिली। तो ये सारा जो अलायंस है, जो मैं बोल रही हूं कि टर्की और पाकिस्तान, ये सऊदी अरेबिया को डिफीट करना चाहते हैं और मुस्लिम कम्युनिटी के लीडर बनना चाहते हैं। पर अनफॉर्चुनेटली इन लोगों के पास ना ही तो विजन है, ना ही तो कोई अकम्प्लिशमेंट है और ना ही तो कोई इनके पास इकोनॉमी है। आज की डेट में आप देख लीजिए पाकिस्तान के पास कुछ भी नहीं है। इनफैक्ट सऊदी अरेबिया से भीख मांगने गए थे, भीख तो उनको पहले मिल गई $6 बिलियन, लेकिन जब उन्होंने ये इस तरह की हरकतें की, पाकिस्तान ने टर्की के साथ अलाय करके और टर्की को पुश कर रहे हैं, रॉयल फैमिली को डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, तो सऊदी अरेबिया ने उनका तेल जो लोन पे दिया था वो भी बंद कर दिया है आज की डेट में। और इसके बाद पाकिस्तान को इनफैक्ट $1 बिलियन वापस देना पड़ा प्रीमेच्योरली। तो ये सारी चीजें हो रही है, इसलिए हो रही है क्योंकि पाकिस्तान टर्की का साथ दे रहा है और टर्की सऊदी अरेबिया की जो मुस्लिम लीडरशिप है उसको चैलेंज कर रहा है। बिल्कुल। और यहाँ पे कुछ तथ्य, कुछ फैक्ट्स एक बार फिर से, क्योंकि हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते, हम चाहते हैं आप इस पूरी खबर को समझिए, जियोपॉलिटिक्स को समझिए। और हम आपसे क्यों कह रहे हैं हिंदुस्तान की कूटनीतिक जीत के तौर पर, क्योंकि कुछ डेटा अब आपके स्क्रीन पर हम लेकर आने वाले हैं। सबसे पहले तो हम आपको क्यों कह रहे हैं पाकिस्तान की इस समय बेइज्जती कैसे हुई है। पहले तो आप ये समझ लीजिए कि सऊदी अरब में गुस्सा क्यों है। तो सऊदी अरब और अमेरिका का दुश्मन कौन है? ईरान। ईरान किसके करीब है? चीन के करीब है। ईरान में, अब ईरान और चीन क्यों करीब है, अब ये भी सुन लीजिए। $400 अरब का महानिवेश कर सकता है चीन ईरान में, जो कि एक तरह से दुनिया में इस वक्त अलग थलग पड़ा हुआ है। अब चीन ऐसा क्यों कर रहा है ईरान में? क्योंकि चीन ये चाहता है कि सऊदी अरब का इस्लामिक दुनिया में जो दबदबा है उसे कम कर सके। 2019 में मलेशिया में चीन के इशारे पर इस्लामिक सम्मेलन किया गया। इस्लामिक सम्मेलन तो किया गया, लेकिन इसमें सऊदी अरब को न्योता नहीं दिया गया। सोचिए जरा, इस्लामिक सम्मेलन और सऊदी अरब को न्योता नहीं। चीन, मलेशिया और पाकिस्तान के खिलाफ इसने सऊदी अरब के रुख को सख्त कर दिया, कड़ा कर दिया। पाकिस्तान ने सऊदी अरब से OIC में कश्मीर का मुद्दा उठाने के लिए कहा था, लेकिन सऊदी अरब ने खामोश रहकर कश्मीर पर भारत का साथ दिया और पाकिस्तान और सऊदी अरब के जो टाइज थे उनमें खटास आनी शुरू हो गई। साथ ही आपको यह भी बता देती हूँ, ये पहला मौका नहीं था कि कश्मीर पर भारत का साथ दिया हो। अप्रैल 2016 में प्रधानमंत्री मोदी को सऊदी अरब का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया। फरवरी 2019 यानी पिछले साल UN में मसूद अजहर के प्रतिबंध पर सऊदी अरब भारत के साथ खड़ा दिखाई दिया। फरवरी 2019 में CRPF पर आतंकी हमले की निंदा की। अगस्त 2019 में सऊदी ने कश्मीर मुद्दे को द्विपक्षीय बताया, बायलैटरल बताया। अक्टूबर 2019 में अजीत डोवल से मिले थे क्राउन प्रिंस सलमान, जिन्होंने बाजवा से मिलने से मना कर दिया। इसके अलावा अक्टूबर 2019 में सऊदी अरब ने एक बड़ा स्टेटमेंट दिया। उसने ये कहा कि जम्मू कश्मीर पर भारत की भावना को हम समझते हैं। फरवरी 2020, जैसा कि मैंने आपको बताया, OIC के मंच पर पाकिस्तान द्वारा इस मुद्दे को उठाने की कोशिश की गई, लेकिन पाकिस्तान औंधे मुंह गिरा। ये अपने आप में वो बातें हैं जिनकी तरफ आपका ध्यान होना चाहिए और ये इंफॉर्मेशन हम आपको लगातार दिखा भी रहे हैं। और कई खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। हमारे साथ वालावाद जी जुड़ गए हैं। सबसे पहले सर, आपका कमेंट, आपके आने से पहले हम जो एक बहुत महत्वपूर्ण चर्चा कर रहे थे वो ये थी कि चीन में मुसलमानों पर जो अत्याचार हो रहे हैं उस पर इस्लामिक राष्ट्र हो, सेक्युलर गैंग हो, डिजाइनर पत्रकार हो, सब चुप्पी क्यों साध लेते हैं। और एक और डिस्कशन जो इस वक्त हो रहा है, एक तरफ हिंदुस्तान कूटनीतिक सक्सेस उसकी बात की जा रही है और दूसरी तरफ इस्लामिक राष्ट्र में जो इस्लामिक कंट्रीज हैं उनमें नेतृत्व को लेकर जो लड़ाई छिड़ी हुई है, लीडरशिप को लेकर जो लड़ाई छिड़ी हुई है।
नमस्कार, माफी चाहते आपके थोड़ा मैं लेट आया था प्रोग्राम में, लेकिन मैं सबसे पहले मुझे नमस्कार नहीं सर। मालूम आपको लोग क्या क्या कहना चाहते हो पहले था, लेकिन मेरा कहानी ये है, चीनी में जब तक उनकी जो अरब मुल्क में जो सऊदी अरेबिया का जीसीसी वाले के लोग हैं, उन्होंने 1990 है शुरू किया था लुकिंग ईस्ट पॉलिसी, वहां पर चीनी की तरफ चला गया था क्योंकि इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। लेकिन उसके साथ भी है जो सऊदी अरेबिया, उनकी जो वहाबिज्म है उसका डॉक्ट्रिन भी है, उनकी काफी तकफीरी ग्रुप के साथ भी ले गया था वहां पर जिंगपिंग प्रोविंस में शुरू किया था, और चीनी में वहां पर काफी सप्रेस कर दिया था मुसलमान वाले के लोग है, इसलिए वहां पर सऊदी अरेबिया अभी तक चुपचाप किया है। तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट सबसे पहले ये है। दूसरी बात भी है, तो जब तक वहां पर सऊदी अरेबिया और चीनी की भाई के भाई बनाने के लिए, तो इसलिए उन्होंने काफी मतलब प्रेशर लगा दिया था उनकी तेल में। 70% ऑफ चीनी तेल में वहां पर इंपोर्ट कर रहे गल्फ कंट्री में। तो ये सबसे बड़ी मतलब ये अहमियत है चीनी के लिए। लेकिन इंडिया में, जब तक इंडिया में सबसे बड़ा सेक्युलर कंट्री भी है, मतलब इंडिया अरब रिलेशन उसकी कोई तारुफ नहीं बात करना चाहिए क्योंकि काफी स्ट्रांग बॉन्ड है। और जब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आया था, आप देख लिया था 2014 कितनी बार वहां पर गया था, सबसे बड़ा मतलब अवार्ड भी दे दिया था। दुबई के अंदर भी है, सऊदी अरेबिया, ओमान भी है, सारी दुनिया में जो जिस जगह इंडिया में, तो सब लोग मालूम हो गया था अरब और इंडिया में काफी ताल्लुक हो रहा है। लेकिन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इज द मेन ड्राइविंग फोर्सेस बिहाइंड। जी अशर मल्होत्रा जी। सर यहाँ पे मैं हिंदुस्तान की डिप्लोमेसी, क्योंकि उन्होंने जिक्र भी किया, सम्मान का जिक्र भी किया, तो इस्लामिक देशों में तो प्रधानमंत्री मोदी को किस तरह से सम्मानित किया गया है, बहरीन से लेके यूएई और मालदीव से लेके फिलिस्तीन, या फिर सऊदी अरब का जिक्र मैंने पहले ही किया, अफगानिस्तान, हर जगह प्रधानमंत्री को सम्मानित किया गया। बहरीन में द किंग हमाद ऑर्डर ऑफ द रेनेसां दिया गया, यूएई ने अपना ऑर्डर ऑफ जायद से सम्मानित किया, मालदीव्स ने निशान इजुद्दीन दिया, फिलिस्तीन ने ग्रैंड कॉलर पुरस्कार दिया, वहीं आमिर अमानुल्लाह खान पुरस्कार अफगानिस्तान की तरफ से और किंग अब्दुल अजीज सैश सऊदी अरब की तरफ से सम्मान दिए गए। सर, तो प्रधानमंत्री की डिप्लोमेसी, उनकी कूटनीति एक तरफ, और दूसरी तरफ पाकिस्तान को लेकर गुस्सा सऊदी अरब से लेकर, और साथ ही तीसरा पॉइंट इसका ये कि मुस्लिम कंट्रीज में नेतृत्व को लेकर इस वक्त लड़ाई छिड़ी हुई है, जिस तरह से सऊदी अरब, टर्की आमने सामने दिखाई दे रहे हैं। जी अदिति, इसमें आपने जो 2-3 बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उठाए हैं। सबसे पहले तो ये है कि पिछले कुछ सालों में भारत ने अरब वर्ल्ड के अंदर, खास तौर से वो कंट्रीज दोज हु मैटर इन द इस्लामिक वर्ल्ड, उसमें अपना बहुत ही संबंधों को बहुत ही अच्छे से सुधारा है। और जहां तक भारत के मुसलमान या भारत में कुछ भी होने वाली बात है, उसके नैरेटिव का सवाल है, वो भारत का नैरेटिव को वो सब लोग बड़े अच्छी तरह से समझते हैं और एंडोर्स करते हैं। इसके चलते हुए पाकिस्तान की हर मुमकिन कोशिश, यूनाइटेड नेशंस में ले लो या ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज में ले लो, ये पूरी तरह से फेल हो गए हैं इस मुद्दे को उठाने के लिए। सऊदी अरेबिया की नाराजगी की बहुत से कारण है पाकिस्तान से। उस पर एक कारण ये भी है कि पाकिस्तान बार बार सऊदी अरेबिया पे जोर डाल रहा है कि वो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जो इस्लामिक कंट्रीज की OIC है, उसके फॉरेन मिनिस्टर्स की एक मीटिंग बुलाए जो कश्मीर और सिर्फ कश्मीर को डिस्कस करे। और इनके पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने अभी हाल ही में ऑलमोस्ट जो है सऊदी अरेबिया को धमकी और अल्टीमेटम दे दिया कि अगर आप नहीं बुलाएंगे तो फिर हम उन ऐसे देशों की एक मीटिंग बुला लेंगे जो इस बारे में बात करना चाहते हैं। तो उसके चलते हुए देखिए, अब जहां तक मेरा ख्याल है, जो जनरल बाजवा गए थे सऊदी अरेबिया में, वो माफी मांगने के लिए गए थे ऑन बिहाफ ऑफ द पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर, लेकिन सऊदी अरेबिया ने उन्हें काफी अच्छी तरह से रिबफ किया है। तो एक बात तो यह है कि भारत का नैरेटिव जो है पूरी दुनिया में इस समय एक्सेप्टेबल है, और दुनिया ये मानती है कि मुसलमान, भारत के मुसलमान जो बहुत बड़ी तादाद में है, वो बहुत ही सुरक्षित है भारत में, और बहुत से बाहर के देशों से ज्यादा मुसलमान भारत में सुरक्षित है। एक तो हुई ये बात। दूसरी बात जो है, इस्लामिक वर्ल्ड जो है वो हम जानते हैं कि पूरी तरह से डिवाइडेड है। शिया सुन्नी डिवाइड तो बहुत पहले से चल रही है, लेकिन इस समय जो एक लड़ाई चल रही है वो है इस्लामिक वर्ल्ड की लीडरशिप के बारे में। इससे पहले भी मेरे दूसरे को पैनलिस्ट ने इसे बड़ी अच्छी तरह से समझाया आपको कि कैसे जो टर्की ओटोमन एम्पायर जो एक जमाने में
बहुत ही काफी मजबूत हुआ करता था। अब वो टर्की, देखिए हुआ क्या है कि पिछले कुछ सालों में सऊदी अरेबिया जो जनरली फंडामेंटलिस्ट तो नहीं, मतलब एक कंजर्वेटिव इस्लामिक कंट्री माने जाते थे, उनमें सुधार आया है, वो लिबरल हुए हैं। और टर्की जो कि एक बहुत ही सेकुलर कंट्री माना जाता था, वो एर्दोगान के चलते हुए धीरे धीरे फंडामेंटलिज्म की तरफ बढ़ रहा। तो मेरे हिसाब से इस समय एक चर्निंग सी चल रही है, एक रीअलाइनमेंट सी हो रही है, जिसमें आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपने रीअलाइनमेंट वर्ड का यहाँ पर जिक्र किया है, बहुत अच्छा रीअलाइनमेंट हो रहा है दुनिया में, और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और दूसरा, तारिक, हम जो ये मुस्लिम राष्ट्रों में नेतृत्व की लड़ाई की बात कर रहे हैं, जो पॉइंट अचल मल्होत्रा जी उठा रहे थे, क्या ये लड़ाई प्रोग्रेसिव, प्रो प्रोस्पेरिटी, प्रो पीस नेशंस वर्सेस, जैसे कि वो कह रहे थे फंडामेंटलिज्म, कंजर्वेटिव्स, इस तरह से भी हम दो गुटों में बंटते हुए देख रहे हैं इस्लामिक राष्ट्रों की अगर बात की जाए? नहीं, इतना इजी नहीं है इसको डिवाइड करना। सबसे बड़ा जो इस वक्त डेवलपमेंट है वो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और इजराइल की फुल डिप्लोमेटिक रिलेशंस है, जिसके बाद ओमान और फिर बहरीन और मॉरिटानिया और ये कंट्रीज जो हैं इजराइल से अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस एस्टैब्लिश करेंगे। और पहली बार जो फ्रंट लाइन स्टेट्स थे, जो जॉर्डन और इजिप्ट तो पहले ही साइन कर चुके हैं, ये जो फलस्तीनियों को यूज करके अपना जोश खरोश चलाते थे, आपके दिल्ली में भी जुलूस निकलते हैं फलस्तीन पे, ये वो चीन पे अभी तक तो नहीं मैंने देखा, वो फंडामेंटल शिफ्ट है इस वक्त पूरी इस्लामिक वर्ल्ड का। आप ये समझिए कि रीसेंट हिस्ट्री में 600 साल अरब्स डिड नॉट एग्जिस्ट। ऑटोमन एम्पायर में अरब की वो हालत थी जो एक ऑक्यूपाइड टेरिटरी के अंदर कोई शख्स होता। ऑटोमन एम्पायर के अंदर अरब फोर्सेस होती थी, बट देवर सब वो तुर्क ऑफिसर्स के नीचे काम करते थे। 600 इयर्स इज अ लॉन्ग टाइम। ये पूरा कुवैत का एरिया, पूरा जद्दा, मक्का, मदीना, यमन, सोमालिया, मिस्र, आगे लिबिया, ये सब तुर्की के अंडर था। लेकिन पहली वर्ल्ड वॉर के बाद ये जो खिलाफत मूवमेंट हमारे यहाँ चली हिंदुस्तान में, आप उस सोच का देखिए कि दुनिया में कहीं किसी ने नहीं कहा कि खिलाफत वापस लाओ सिवाय हिंदुस्तान में। उसका नतीजा मुपिल्ला राइट्स देखा, कितने लोग हिंदुस्तान के मर गए इस चक्कर में कि टर्की के अंदर खिलाफत वापस लाओ। मैं समझता हूं कि उसमें गांधी जी को भी बेवकूफ बनाया गया। और एक जो उम्मत की बात की थी, उम्मा की बात आरती ने की थी, वो हम फिर भूल जाते हैं कि जब ये मोहम्मद अली, शौकत अली ब्रदर्स जब वापस आए, उन्होंने कहा कि हम हिंदुस्तान में दफन नहीं होंगे, हमारी लाश जेरूसलम में डालो। आप जहनियत सोचिए कि आप हिंदुस्तान, लफ्ज हिंद से आपको इतनी नफरत है कि आपने कहा मेरी बॉडी वानी होनी चाहिए। पैदा वहां हुए। इसमें अबुल कलाम आजाद की कुछ तकरीरें हैं जो लोग सुनेंगे तो डर जाएंगे कि ये तो 1914 से चल रहा था चक्कर कि हिंदुस्तान के मुसलमान का दिल धड़कना चाहिए चीन के मुसलमान से, ना हिंद के हिंदू से। ये जब तक हम क्लैरिटी नहीं लाएंगे कि पुरानी गलतियां हमें खत्म करनी पड़ेंगी। ठीक, मेरे को तारिक माफी के साथ मुझे आपको यहाँ पर रोकना पड़ेगा, मेरे पास समय का अभाव है। जाते जाते अपने दर्शकों को बता देती हूँ, क्योंकि हम कमर जावेद बाजवा से जुड़े हुए डिटेल्स आपको दे रहे थे कि किस तरह से सऊदी अरब में उनकी तौहीन हुई है, किस तरह से सऊदी अरब ने अपने गुस्से का इजहार किया है। 2020 में पाकिस्तान के कर्ज की बात करें तो करीब 31.5 लाख करोड़ रुपयों का कर्ज है। प्रति व्यक्ति कर्ज की बात करूं, मैं 2020 की बात कर रही हूँ, 1.5 लाख रुपयों का कर्ज प्रति व्यक्ति। तो आप अंदाजा लगा लीजिए किस तरह, कितनी मुश्किल में इस वक्त पाकिस्तान, और कहीं ना कहीं क्रेडिट भारत सरकार की डिप्लोमेसी को यहाँ पर दिया जाना चाहिए। आप सभी मेहमानों का फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपके इनसाइट्स के लिए और इस बड़ी खबर पर बेटर अंडरस्टैंडिंग। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.